नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चुनाव का काउंटडाउन भले बिहार में शुरू हो गया हो, लेकिन सियासी तापमान और हलचल सबसे ज्यादा देश के दिल यानी दिल्ली में। और सियासत के केंद्र में कौन? मुसलमान। इन तमाम मौजूदा समय में लगभग हर सियासी दल मुसलमानों से सिर्फ यही कह रहा है, तेरी आंखों में ही मेरी दुनिया बसी है, तेरे बिना ये जिंदगी एक सजा सी है। जी हां, सजा शिकस्त की, सजा सत्ता ना पा पाने की। खैर, स्टोरी लाइन पर वापस लौटिए। मुसलमान कैसे एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी हाल ही में संसद भवन के पास मौजूद एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक बैठक करते नजर आए। तस्वीर वायरल हुई। बीजेपी ने मुद्दे को लपका तूल दिया, आरोप लगाया कि अखिलेश ने मस्जिद को ही सपा का कार्यालय बना लिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस पर कड़ा विरोध भी दर्ज किया और तस्वीर साझा करते हुए सपा पर निशाना साधा। और शाम होते होते चर्चा का दायरा पहुंचा कहां? 5 सितारा होटल तक। देश में मुसलमानों की एक बड़ी जमात का प्रतिनिधित्व करने वाली जमीयत उलेमाए हिंद ने विपक्ष के सांसदों के लिए एक डिनर का ऑर्गेनाइजेशन किया और तमाम विपक्षी सांसदों को एक बुकलेट थमा दी, जिसमें मुसलमानों से संबंधित देश में चल रहे 5 अहम मुद्दों का जिक्र था। इन मुद्दों में असम में बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा, देश में होने वाली हेट स्पीच और हेट क्राइम का मुद्दा, और सबसे खास जिस पर होना चाहिए आपका फोकस, वो है बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के साथ साथ जातिगत जनगणना का मुद्दा। इसके साथ ही फिलिस्तीन के मुद्दे का भी जिक्र था। लेकिन अगली सुबह होते होते, ये पूरा माजरा कल का था, अगली सुबह यानी आज होते होते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात कर ली। इस बैठक में इमाम ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख उमर इलियासी सहित लगभग 70 मुस्लिम धर्मगुरु और बुद्धिजीवी शामिल हुए। यानी कि पिक्चर क्लियर, बिहार से लेकर बंगाल तक मुस्लिम जिसे गले लगाएगा उसकी जीत की संभावना का मार्जिन बढ़ सकता है, क्योंकि देश की 86 लोकसभा और बिहार की 24 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयानात सुनने चाहिए और समझना चाहिए क्या कुछ है पूरा माजरा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का यह चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। लेकिन अखिलेश बस मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दे बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है, और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से, वो चीज नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक अपनी अलग जगह है और देश अपना अलग है। यकीनन देश से सभी लोग मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत तभी ईमानदारी से साबित होगी जब हम इस देश की तरक्की के लिए और इसकी खूबसूरती जो एकता है, अनेक भाषाएं होने के बावजूद, अनेक लैंग्वेज होने के बावजूद भी लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर एक साथ रह रहे हैं। खैर, बस इसी चीज को लेकर के थी और कोई खास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। बिल पर भी जो है वक्फ वाले सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय, अघोषित कार्यालय बना लिए हैं, और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो भी याद नहीं रहा।
मस्जिद इबादत की जगह है और कम से कम मस्जिद की वो जगह जहां इबादत होती है, जहां इमाम खुतबा देता है और सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है, ऐसी जगह को दुनियावी बातों के लिए नहीं है। यहां तक कि हम लोगों के लिए ये आया है कि मस्जिद में बैठकर बातें ना करें। मस्जिद में सोने तक को मना किया गया है, लेकिन इमाम का अपना कमरा होता है, वहां इमाम सोते भी हैं, खाते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं। इमाम साहब को चाहिए ये था कि वो अपने कमरे में बुलाते, लेकिन हो सकता है कि इमाम साहब सफाई पसंद ना हो, उनका कमरा गंदा पड़ा हो, वहां अपने मेहमानों को लेके जाते तो उनकी कलाई खुल जाती। खामोखा में इमाम साहब ने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना दिया। तो चलिए, मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। सुमित श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, बहुत स्वागत है सुमित जी आपका। शाहान परवेज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आरजेडी से प्रवक्ता हैं आप। शाहान जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं महेंद्र प्रकाश जी, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से, बहुत स्वागत है महेंद्र जी आपका भी। मुफ्ती शमून कासमी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है शमून जी आपका भी। स्वागत के साथ सवाल और शुरुआत मैं शमून कासमी जी के साथ में करना चाहूंगी। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप पूरी सियासत को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब पूरा लबोलुआब शुरुआत में मैंने समझाया कि भले ही कहानी की शुरुआत अखिलेश यादव से हुई हो, लेकिन इसमें जो पर्दा गिरने का कार्यक्रम है वो मोहन भागवत के साथ में हुआ है। मोहन भागवत 70 सालों के बाद जो है कुछ धर्म गुरुओं से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, उनसे मुलाकात हुई, हरियाणा भवन में ये मुलाकात हुई, यानी कि कल से लेकर के आज तक लगातार दिल्ली में ये सिलसिला चल रहा है। इसको कैसे देखते हैं? लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र देकर उन्होंने जन कल्याण के अनेकों कार्यों को आगे बढ़ाया। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास प्राप्त हुआ है। मैं सांसद साहब दामोदर जी, विधायक साहब, यहाँ कस्तूरबा गांधी मार्ग तक मंदिर है जिनका स्वयं संचालन मैंने किया था। तो और उस वक्त भी धर्म गुरुओं के साथ मिले थे और माननीय मोहन भागवत जी से हम स्वयं मिले हैं और वो मिलते रहते हैं। आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों से लगातार निरंतर संवाद करती है और संवाद करना भी चाहिए, जिससे कि आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों को ना गैर समझती है और ना मुसलमान गैर हैं। आरएसएस वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, खून और खून के रिश्तों की बात करती है। तो मैं समझता हूँ एक देश श्रेष्ठ राष्ट्र की बात होती है, तो आरएसएस और मुसलमानों की कोई दूरी नहीं है। आरएसएस और मुसलमानों की और बीजेपी की दूरी को ये तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं, जिन्होंने मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी से डराया, खौफजदा किया और अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने नित नए अंदाज के षड्यंत्र किए। कहीं उनका हितैषी बन के, जैसे आपने अभी बताया कि समाजवादी के सांसद अपनी मस्जिद के वो इमाम भी हैं, बहुत सम्मानीय हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की वजह से भी और इमाम होने की वजह से भी उन्हें इस तरह से मस्जिद का इस्तेमाल नहीं हो। इसमें एक बात कि दरअसल समाजवादी वहां क्यों गई? इलेक्शन है, मुसलमानों को ये बताने की कोशिश करनी है कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, जबकि वो हितैषी नहीं है। उनके कार्यकाल को अगर आप उठा के देखेंगे तो मुसलमानों के विनाश के अलावा कुछ नहीं मिला। आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आगे लेके चल रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए कासमी साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी। जब भी हम मुसलमानों की बात करते हैं, जब भी हम एम फैक्टर की बात करते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि 17.7 का ये जो फ्लक्चुएशन है, जिस डायरेक्शन में स्विंग हो जाएगा उस डायरेक्शन में जीत दर्ज हो सकती है। तो क्या मुसलमान अब इन तस्वीरों के बहकावे में नहीं आने वाला? वो उसकी जो आइडियोलॉजी है, स्ट्रैटेजी है, वो चेंज हो गई है पहले से, अब ये कह रहे हैं आप? जी, अच्छा जी, ठीक है। तो
मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल मुसलमानों को प्री प्लान एक मंसूबे के तहत यानी षड्यंत्र के तहत मेन स्ट्रीम से जुदा किया और मेन स्ट्रीम से जुदा करने का जो उनका मंशा था वो ये था कि ताकि मुसलमानों को एजुकेशन से दूर कर दिया जाए। और जो मैंने आरएसएस और बीजेपी का नाम लिया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड का मैं अध्यक्ष हूं और हमने मदरसों के अंदर अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन में और उनकी लीडरशिप में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को बहुत भली भांति खूबसूरती के साथ अपने स्टेट को राज्य एक आदर्श राज्य की तरफ लेके चल रहे हैं। उन्होंने उनके मार्गदर्शन में हमने मदरसों को आधुनिक किया, मॉडर्न एजुकेशन से एनसीईआरटी को लागू किया और हमने उन मदरसों को इतना हाईटेक किया कि वो आने वाले दिनों में इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे। ये चीज जो है विपक्ष जो आज का है इन्हें ये भाती नहीं है बात, इसलिए इन्होंने ये षड्यंत्र किया कि बिहार के अंदर क्योंकि इलेक्शन है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का मुसलमान भी और बिहार के लोग बहुत समझदार लोग हैं, वो राजनीति को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं और आज की सरकार ने बगैर किसी लालच के यानी वो वोट बैंक भी मुसलमानों को नहीं समझती है। आज की सरकार चाहे वो राज्यों की सरकार हो चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो और ऐसा होना भी चाहिए, उनका कर्तव्य भी है और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं कि तमाम योजनाओं के अंदर सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को जो आज पूरा विश्व जिसका अनुसरण कर रहा है। आज हमारे देश के अंदर हम 75-76 साल में आपकी 2014 से जब से प्रधानमंत्री काज़मी साहब उनके राज्यों के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं, विशेषकर हमारे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, अभी एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है यहाँ से देहरादून से दिल्ली का रास्ता 2.5 घंटे। काज़मी साहब एक बार मैं शाहान परवेज जी हमारे साथ में, परवेज जी जुड़े हुए हैं आरएलडी से, वो आपकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, गड्ढों में सड़क नहीं है, आज सड़क के गड्ढे खत्म होकर के बेहतरीन रोड बन गए हैं और आप ऐसे चले जाते हैं जैसे हम दिल्ली जाते हैं, ऐसे बिहार से दिल्ली आप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझता हूं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को एजुकेशन से इसलिए दूर किया था कि ताकि ये वोट बैंक बने रहे, मगर आज का मुसलमान समझदार है, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहता है और उन्हें अच्छे फ्यूचर के लिए जो आज सरकार ने नमूना पेश किया है बगैर किसी भेदभाव का, उस पर उन्हें उसका अनुसरण करके जो योजनाओं से उन्होंने लाभ उठाया है, अन्य और लाभों के लिए उन्हें आगे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से ये मौका है। ठीक है काज़मी साहब, समझता हूं लौटूंगी सर आपके पास। काज़मी साहब लौटूंगी आपके पास। शाहान परवेज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और प्रवक्ता कांग्रेस से भी है, वो भी फिंगर रेज कर रहे हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन आरएलडी के पास पहले जाऊंगी। शाहान साहब कितना आप इत्तेफाक रखते हैं काज़मी साहब की बात से? पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं आरजेडी से हूँ, प्रवक्ता आरजेडी का हूँ, आरएलडी का। माफ कीजिएगा, बोले। इस वक्त बहुत ही मैं बहुत हैरान नहीं हूँ कि जिस प्रकार से ये कासमी साहब जो बयानबाजी कर रहे हैं कि ये जो भाषणबाजी कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर मंच पे टीवी पे, मैं इनकी लफ्जों से बहुत हैरान और परेशान नहीं हूँ। मैं दो बातें आपसे जानना चाहता हूँ। आपकी जमीन खिसकेगी ना, मैं यहीं से बिहार घबराहट किस वजह से, घबराहट सिर्फ इस वजह से है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से बात की। अरे आप सुनिए ना, परेशान क्यों होते हैं? अभी मैंने आपको बोला ही नहीं, मैं तो बोला मैं आपकी बातों से मैं हैरान नहीं हूँ। आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कासमी साहब, मैं उससे बहुत हैरान नहीं हूँ। क्यों? मगर मैं आ रहा हूँ आपके ऊपर, पहले भी मैं दूसरी बातें समझ लूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज घबराहट किस मुद्दे पर है? क्या समाजवादी ने मुसलमानों से मिला इस मुद्दे पर, या घबराहट इस वजह से है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों से मिला इस मुद्दे पर? और अगर मुसलमान अपनी बात किसी को रखना चाहता है, थोड़ा सा मेरी सरकार को रखना चाहता है या विपक्ष को रखना चाहता है, फिर मैं बाद में तो मुसलमान इस देश का हिस्सा है, मुसलमान इस देश का नागरिक है। अगर उसका कोई ग्रीवांसेस है, कोई डिमांड है, कोई तकलीफ है उसको, तो वो स्वतंत्र है, उसका मौलिक अधिकार है कि वो सरकार तक अपनी बात को रख सकता है। इसमें इतना हाय तौबा मचाने की तो कोई बात है नहीं। दुनिया में, देश में जितने वर्ग हैं, जितने धर्म हैं, जितने जात के लोग हैं, सब अलग अलग कम्युनिटी बना के रखे हैं।
तो वो सब अपना अपना डेलीगेशन लेके जाते हैं, कई विपक्ष के पास जाते हैं, कई सत्ता पक्ष के पास जाते हैं। कभी जब सत्ता बीजेपी की होती तब उनके पास भी गए, जब सत्ता कांग्रेस के पास थी तब उनके पास भी गए, जब सत्ता थर्ड फ्रंट के पास थी तब उनके पास भी लोग गए, जब विपक्ष में बीजेपी थी तब उनके पास भी लोग गए, और जब आज सत्ता विपक्ष में आरजेडी पास भी जाते हैं। तो यहाँ पेट में दर्द होने का सवाल कहां पर हो गया? पेट में दर्द तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी बात कि मौलाना साहब बैठ के कह रहे थे कि उनको, मैं बस यही जानना चाह रहा था कि इतनी तारीफ करने के लिए जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इंप्रूवमेंट इनको दिखाई दे रहा है सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो इंप्रूवमेंट कितना में हुआ है? वो जो बिका है जमीर, वो जमीर कितने में बिका है? तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, केवल मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनने के नाते हम अपनी जमीर को कितने महंगे दाम पे बेच सकते हैं? तो मुझे हैरत है ऐसे ऐसे लोगों पर बैठकर कि केवल मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनने के नाम पर जमीर को बेच दिया, और वो मुसलमानों की बात को करेंगे, वो मुसलमानों को पाठ सिखाएंगे। और बात रही, ठीक है, कोई पक्ष मिल रहा है, किससे मिल रहा, नहीं मिल रहा है। आज सरकार का क्रिटिसाइज होना चाहिए। सरकार का क्रिटिसाइज इस वजह से होना चाहिए कि इस देश में सरकार का कोई धर्म नहीं है, और हर धर्म के लोग सरकार के लोग हैं, और सरकार को किसी धर्म के लोग के लेके पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं तब सवाल खड़ा नहीं होगा, अगर मंत्रिमंडल से उनको दूसरे धर्मों के लोगों के साथ मिला जाएगा तब प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर सरकार के या आरएसएस के लोग मुसलमानों से मिलेंगे तब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोई पूरा देश, पूरी देश की लोगों की ठेकेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की केवल है? तो ये तय कर ले ऐसे ऐसे मौलाना बैठ के। नहीं शाहान जी, शाहान साहब देखिए, मैं बिल्कुल बोलूंगा, मैं नहीं, बिल्कुल मुद्दा समझिए। मुद्दा ये है मोदी जी का अनुसरण कि चुनाव के सेंटर में मुस्लिम क्रिटिसाइज होना चाहिए। पूजा जी सुनिए मेरी बात को, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सरकार का क्रिटिसाइज होना चाहिए, सरकार का मजम्मत होना चाहिए। आज सरकार जिस कंडीशन में 11 साल से इन्होंने कहा मुसलमानों को एजुकेट नहीं होने दिया, मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ, आपकी दाढ़ी सफेद 11 सालों में नहीं हुई होगी, और अगर आप पैनल पे बैठ के एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर एजुकेटेड, दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग हियर। और आप अगर एजुकेट हुए, वो दौर मोदी जी का नहीं था, तो अगर आप एजुकेट हुए तो और भी लोग एजुकेट हुए। सुमित श्रीवास्तव बीजेपी से प्रवक्ता है हमारे साथ में। सुमित श्रीवास्तव बोलिए, काउंटर है आपका, बोलिए। जो बात कर रहे हैं बिल्कुल निर्धार है। भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके विश्वास काम करती है। ऐसा कह देना कि ईश्वर के लिए काम हुआ, ईश्वर के लिए काम नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है। इनको गिराने जाए, अगर हम गिरा सकते हैं कि हमने छत्तीस संविधान के लिए कितना काम किया है। सुमित जी आपकी ऑडियो को ठीक करा रहे हैं, तब तक मैं महेंद्र जी के पास जाऊंगी, महेंद्र प्रकाश जी के पास में जाऊंगी। महेंद्र जी फिंगर भी रेज कर रहे थे, आपके पास आ रहे हैं, आपका ऑडियो थोड़ा सा ठीक करा लें, वो क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है। महेंद्र जी बोलिए, आप फिंगर भी रेज कर रहे थे सर, बोले। कहना चाहता हूँ जी, ये मुस्लिम आज सेंट्रल कमांड में आ गए, ये बीजेपी की समझ में आ गया, ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। आज तक तो मुसलमानों को वो दिखा हुआ, किसी एक साइड में गया हुआ एक निरीह नागरिक, और जिन्हें वो पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। आज अगर मुसलमानों की वो इज्जत करना चाहते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करना चाहते हैं, तो भाई अगर अखिलेश यादव जी किसी मुस्लिम मस्जिद में चले गए, मदरसे में चले गए, किसी ईदगाह में चले गए, तो उनको क्या दिक्कत है भाई? भारत में कोई चीज इलीगल है क्या? क्या कानून का उन्होंने कोई पालन नहीं किया? किसी कानून का उल्लंघन किया क्या? अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तो मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए राम मंदिर में जो गए थे, वो तो बहुत बड़ा फिर कानून का उल्लंघन हो गया। जब आप देश के अंदर स्वतंत्र हैं, हर नागरिक स्वतंत्र है कि वो महेंद्र जी सटीक सवाल है मेरा आपसे। हाँ। मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कुछ ऐसे धर्मावलंबियों से मुलाकात करते हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात करते हैं, जिनसे बीते 70 सालों में आज तक मुलाकात नहीं हुई। ये मुलाकात पहली मानी जा रही है, इंप्रेसिव मानी जा रही है, और इसका इम्पैक्ट आएगा ऐसा माना जा रहा है बिहार इलेक्शंस पर भी, पश्चिम बंगाल इलेक्शंस पर भी। इसको आप कैसे देखते हैं सर?
आपने बहुत अच्छी बात कही। मोहन भागवत जी जब भी कोई हरकत करते हैं बिहार इलेक्शन से पहले, वो बीजेपी बिहार में हार जाती है। लेकिन आज की डेट में मोहन भागवत जी ने जो पिछले बयान दिए, अगर आप उन पे ध्यान दें, उनको समझ में आ गया है खाली हिंदू राष्ट्र की बात करने से बात नहीं बनेगी। भारत देश को अगर उनको आरएसएस को या बीजेपी को या किसी तरह से इकट्ठा रखना है, जो सपना वो हिंदू राष्ट्र का देखते हैं या हिंदू राष्ट्र के स्वरूप के अंदर देखते हैं, वो बिना मुसलमानों के, बिना दूसरी जातियों को मिलाए नहीं बनेगा। अगर ये भागवत जी की समझ में आ गया हो तो मैं तो समझता हूँ राम बुद्धि। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को ये समझ में आ गया, नाराजगी है मुस्लिम कम्युनिटी में? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मोहन भागवत पढ़े लिखे आदमी है, पूरा हिंदुस्तान घूमे हुए हैं, जल्दी समझ जाते हैं। मोदी जी की राजनीति को बड़ी अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये देश का बेड़ा गर्क करके रहेंगे। आप ये देखिए, मोदी जी किसी की नहीं सुनते। आपने 2 दिन पहले देखा वाइस प्रेसिडेंट को किस तरह से मुंह छुपाकर जाना पड़ा। अरे भाई, मोदी जी को कोई चीज पसंद नहीं आई उनको। आप ये देखिए, उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं राज्यसभा के, वो कोई मीटिंग बुलाते हैं और बीजेपी का कोई मंत्री छोड़िए एमपी भी नहीं जाता। और शाम को जिस तरह से उन्हें डांटा गया और जिस तरह से उन्होंने, मुझे पता जिस तरह से लगा है सूत्रों से, उनको रिजिग्नेशन देने के सिवाय कोई चारा नहीं था। आपने कुछ हिडन ऑडिबल कैमरा लगवाए हुए हैं मुझे लगता है प्रधानमंत्री आवास पे। मैडम देखिए, आप, क्योंकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो मीडिया में कहीं नहीं है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, एक उपराष्ट्रपति देश के अंदर इतना अक्षम हो गया कि उसे अपने आप इलेक्शन, देखिए आप भली भांति समझ रही है, सारा देश समझ रहा है कि जिस प्रधानमंत्री के आगे किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं, वहां उस उपराष्ट्रपति ने एक बिल ठीक है, मुस्लिम्स पे रहते हैं, मुस्लिम्स पे रहते हैं। सुमित जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? शाहान परवेज जी के सवालों का भी जवाब दीजिएगा और एड ऑन हो गया है महेंद्र प्रकाश जी का भी सवाल। कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस ने ये कोड क्रैक कर लिया है कि मुस्लिम्स के बिना तो वैतरणी पार आपकी नहीं होगी, क्या कहेंगे सर? एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, शाहान जी कह रहे हो या महेंद्र प्रकाश जी कह रहे हो, संघ कई समय पर संघ प्रमुख मुसलमानों के बीच संघ गुरुओं से मिलते हैं, बाकी पहली बात नहीं हो रही है जिसको इन्हें लोग देखकर बौखला रहे हैं। एक ही तो बौखलाहट दूसरी है, जो हमने इतने दिन से बांटो और राज करो में काम चला रखा। नहीं, पहले अखिलेश यादव मिलते हैं सर। सुमित जी समझिए, अखिलेश यादव पहले मिलते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, आपकी अल्पसंख्यक विंग परेशान हो जाती है, तस्वीरें वायरल होने लगती हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगते हैं, फिर उसके बाद शाम होते होते शंग्रीला में। सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सुमित जी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सर, कहानी अभी बाकी है, अंतिम पड़ाव पर आप हो सर। शाम होते होते शंग्रीला में मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कई लोगों को बुलाया जाता है, उसमें विपक्षी नेताओं के सांसद ज्यादा होते हैं, एक बुकलेट दी जाती है, आप जलते तवे पे बैठ जाते हो, पॉपकॉर्न बन जाते हो और उछलने लग जाते हो। सुबह होते होते आरएसएस मीटिंग कर लेती है सर, आप मीटिंग करो तो बड़ा अच्छा, वो मीटिंग करें तो वो खराब है, वो मीटिंग करें तो वो कार्यालय बना रहे हैं, वो मीटिंग करें तो वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो मीटिंग करें तो वो तमाम चीजें उनको लालच दे रहे हैं। आप मीटिंग करो तो सामंजस्य बना रहे हो, संतुलन बना रहे हो, आप मीटिंग करो तो भाई सबका साथ सबका विकास है। ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है ये। रहते हैं, ये पहली बार मीटिंग नहीं हुई है, हमारे तो कई बार पहले भी मिल चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अवसरवादी का तो अखिलेश यादव कौन सा पहली बार मिले? अखिलेश यादव कौन सा पहली बार मिले या और सांसद कौन सा पहली बार मिले सर? इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी सर? फिर लोग पहली बार मीटिंग कर रहे हैं। शाहान परवेज साहब कुछ बोल रहे हैं, शाहान परवेज साहब कुछ बोल रहे हैं, बोले सर। मैं कह रहा हूँ पूजा जी कि सुमित भाई जानकारी का अभाव लेकर आज बैठ गए। उन्होंने कहा आरएसएस ने पहली बार मीटिंग नहीं की, तो भाई ये कह रहा हूँ विपक्ष के लोगों ने पहली बार मीटिंग की। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं सुमित जी से पूछना चाहता हूँ या मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो पॉपकॉर्न की तरह ब्लास्ट हो रहे थे वो स्पष्ट कर दें कि तकलीफ और बेचैनी किस बात को लेकर है, कि क्या अखिलेश जी ने मुसलमानों से मिला इस बात से या मोहन भागवत जी ने मुसलमानों से मिला इस बात से। और दूसरी बात, मुझे पूजा जी आपकी एक शब्दों पर आपत्ति है, जब आपने हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता से उन्होंने सवाल आपने किया तो एक बात आपने कहा
कि जिन लोगों को नहीं बुलाया जाता था 75 सालों में, आज उन लोगों को बुलाया गया और इसका इम्पैक्ट बिहार और बंगाल के चुनाव में दिखेगा। तो ये कौन तय करेगा कि किस तरह के मुसलमानों से मिलना चाहिए? अगर आपके पास जो मुसलमान मिलने चले आ गए तो उनसे पूरे बिहार और बंगाल में इम्पैक्ट हो रहा है, और हमारे पास जो मुसलमान चले आ रहे हैं मिलने के लिए उनका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। वहां ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, और आपके पास जो मुसलमान जाकर बैठ रहे हैं उससे पूरे बिहार और बंगाल के चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये दोहरी नीति या दोहरा प्रोपेगेंडा कैसे चलता है मीडिया के अंदर। सर इसमें दोहरे स्टैंडर्ड का विषय नहीं, शाहान परवेज साहब आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं उमर इलियासी साहब की बातचीत कर रही हूँ। उमर इलियासी बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात करते नजर आए हैं, और उमर इलियासी इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, और ये जो डेजिग्नेशन है, इस डेजिग्नेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं इमाम ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख होना सीधे तौर पर नेशन वाइड इमामों पर इंपैक्ट डालता है, और इमाम कम्युनिटी पर इंपैक्ट डालते हैं। सर, मैं उसकी बात लिहाज से कहा मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास जो है वो चपचप और हमारे पास जो है वो थू थू। ठीक है, तो सुमित जी इस तरह बोलिए। का प्रोपेगेंडा यहाँ नहीं चलेगा बिहार। सुमित जी बोलिए। दूसरी बात है कि बड़ी बातें कही गई। मैं 2-3 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज ये तय कर लें आपके चैनल पे बैठकर, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को चुनौती देता हूँ कि आज वो तय कर लेंगे क्या ध्यान से सुनिएगा सुमित जी, काउंटर रहेगा इसके बाद आपका। बोले क्या मुसलमानों को अपने बराबर बैठाना चाहते हैं? क्या मुसलमानों को वो बराबर की हकदारी दिलाने की बात चाहते हैं? क्या मुसलमानों को जो आज प्रदेश में 22 प्रदेशों में इनका शासन है, वहां मुसलमानों मुख्यमंत्रियों का मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, मंत्री छोड़ दीजिए, विधायक नहीं है, तो जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व मुसलमान नहीं कर रहा है वो पार्टी मुसलमानों के हितैषी होने की बात करी। चली, मुझको अच्छा लगा आज। अब ये तय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना है, और मैं चुनौती दे रहा हूं कि आज कैमरा पर कहें कि मुझे मुसलमानों से आपत्ति नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब अगर मुसलमानों से आपत्ति नहीं होगी आपको, तो मुसलमानों को चलते हुए नमाज पढ़ते हुए रोड पर मारा नहीं जाएगा। आज मुसलमानों को गला में नेम प्लेट लगाकर घूमने की जरूरत पड़ रही है आपकी सरकार में, और मजबूर किया जा रहा है। तो मैं मानूंगा कि आप अगर बराबरी का हकदारी देना चाहते हैं, हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो मैं स्वागत कर रहा हूं आपकी पहल का, मगर मैं आपके कैमरा पे चैलेंज कर रहा हूं इनको कि पहले आज ये तय कर लें कि किस दिशा में चलेंगे। सुमित जी काउंटर है आपका, बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ बाबर की आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने कभी किसी में भेदभाव ही नहीं किया है। हम लोग सब दिन कहते हैं सबका सर सबका विकास, और हमारे यहाँ देखिए सलमान हुसैन से लेकर कई बार रुख देता है। ये बांटने और विभाजन करने का काम इन लोगों का है, ये डरा करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में गलत प्रशिक्षण बनाने का काम नहीं। लेकिन शाहान परवेज जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं सर, वो थोड़े से तो लॉजिकल हैं, और मुझे लगता है कि उसी लॉजिक के हिसाब से आपको जवाब भी देना चाहिए। आप सिर्फ ये कह दें कि हम सबका साथ सबका विकास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को मिल रहा है, और तमाम बातें। श्रेष्ठ पद कहाँ है मुस्लिमों के पास सर? 2-4 नाम आप गिनवा दीजिए स्क्रीन पर। मैं तो कह रही हूं कि मुंह पे फेंक करके मारिए 4 नाम, बोले सर। सुमित जी बोलिए, आपका फ्रेम शायद म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिएगा। सुमित जी का फ्रेम म्यूट हो गया है। महेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से लगातार सवाल के घेरे में बीजेपी आ रही है और दावा हालांकि कर रही है कि सबका साथ सबका विकास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ मैडम, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं वापस आपके बिहार और मुसलमान पे आता हूँ। देखिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने महसूस किया या नहीं किया, लेकिन आरएसएस ने महसूस कर लिया है कि बिहार के अंदर इन्होंने मुसलमानों को छोड़िए, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। वहां की इतनी जातियां हैं, किसी जाति के लिए कुछ नहीं किया। आज बिहार में जब वो इलेक्शन हारने जा रहे हैं तो ये प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम और दुनिया जहान की चीजें नाटक शुरू कर दिया है। उसके अंदर आप ये देखिए, जब बीजेपी में बिखराव की शुरुआत शीर्ष से हुई है, जब उपराष्ट्रपति ने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया और जाना अपने आप को मुनासिब समझा, बिहार इलेक्शन में हारने के बाद आप देखिएगा बीजेपी में किस तरह से बिखराव आता है। शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल कंफ्यूज है कि हम करें क्या। वो हिंदू की लाठी लेकर चले थे,
अब उनको समझ में आ गया कि हिंदू के लाठी के सारे काम नहीं चलेगा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान में न जाने कितनी जातियां हैं, न जाने कितनी प्रजातियां हैं, वो हिंदू के अंदर ही है। वो हिंदुओं को ही नहीं संभाल पाए तो मुसलमानों को हिट करते करते ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे समझूंगी सर महेंद्र जी। देखिए, हिंदू में कई जातियां हैं, हिंदू में तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक बहुत खास क्वेश्चन, मेरे ख्याल से शायद ये सवाल अभी तक किसी ने ना पूछा हो और बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाती है इस सवाल का जवाब देने की। देखिए, बिहार के अंदर जातिगत जनगणना, ऑल ओवर नेशन जातिगत जनगणना, माफ़ कीजिएगा, बिहार के अंदर इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन की तरफ से SIR, क्या बीजेपी के जहन में या अन्य पार्टियों के जहन में भी, समाजवादी पार्टी का भी इसमें मैं नाम ले रही हूँ, मैं आपकी पार्टी का भी नाम ले रही हूँ, कांग्रेस का भी नाम ले रही हूँ, मैं इसमें RJD का भी नाम ले रही हूँ, चिराग पासवान की पार्टी का भी नाम है, सब सारी पार्टीज, क्या पार्टियों के जहन में वो इक्वेशन कहीं ना कहीं सेट हो गया है कि वोट अगर कट डाउन हो रहे हैं तो इनकी पूर्ति कहीं ना कहीं से तो होनी चाहिए? शायद इस वजह से अप्रोचिंग मोड में आ गए सारे। बताइएगा सर प्लीज। मैडम, आपने बहुत गलत सोचा है। देखिए, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली पार्टी है। हम गलत कदम को गलत कहते हैं, चाहे उससे हमें नुकसान क्यों ना हो जाए। जो ये स्टेप लिया गया है, ये स्टेप बहुत ही, जिसे कहते हैं, नीति के विरुद्ध है जी। किसी इलेक्शन में देखिए, नायडू साहब तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आंध्रा के CM, उन्होंने भी इस चीज पर प्रश्न चिन्ह उठाया है कि भाई 6 महीने पहले आप किस तरह से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन का तरीका, अप्रोच पे आते हैं सर, अप्रोच पर आते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है इस बात को लेकर के, आप लोगों के मन में डर है, इसीलिए जोड़ तोड़ में घुस गए हैं, अप्रोच पर आ रहे हैं मैडम। हाँ, हमें कोई डर नहीं है, बिहार की पूरी जनता हमें वोट देने के लिए बैठी है। हाँ। और हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो और हम वहाँ पर सत्तासीन हो, और ये बीजेपी की नकारा, निकम्मी और बदनाम सरकार वहां से हटे, जिससे कि बिहार के लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ वेलफेयर, कुछ काम हो सके। ये तो बिल्कुल 20 साल से बैठे हैं मैडम। ठीक है, शान परवेज साहब, सेम क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे, इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। क्या है सवाल आपका? सवाल मेरा ये है सर कि बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो SIR की कैची चल रही है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सियासतदानों के जहन में उहापोह की स्थिति है, इस वजह से वो जोड़ तोड़ में जुट गए कि अगर वोट कट रहे हैं तो कहीं से तो मिल जाए, इस वजह से वो अप्रोचिंग मोड में आ गए। मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट कट जाएंगे, इसकी खानापूर्ति कहीं और से होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वोट तो कटेंगे, वो अलग मसला है, वोट आप कहां से जोड़ेंगे वो अलग मसला है। और मैं डिबेट की, सर ऐसा तो है नहीं ना कि कोई गणित लगाता नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गणित नहीं लगाता है, हर लोग समीकरण समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ओवर एंड ऑल आज सरकार का क्रिटिसाइज होना चाहिए। अभी तो सरकार के पक्ष वाले लोग आज पढ़ के नहीं आए थे, इसलिए बोल नहीं पाए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष अब सिर्फ इसी मोड पर आ चुका है कि क्रिटिसिज्म करने के लिए क्रिटिसाइज करेंगे? हिंदू मुसलमान इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस इलेक्शन। कि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपको मुसलमानों से हमदर्दी दिखानी, आप दिखाइए। ये कैमरा पे आपको तय करना था, आप तो छोड़ के चले गए कैमरा। दूसरी बात में आता हूँ कि मैंने कहा कि ओवर एंड ऑल सरकार का मजम्मत होना चाहिए। जिस प्रकार से मौलाना साहब ने सरकार की बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ कर दी, तो मैंने पूछा कि भाई किस बेचैन इस वजह से नहीं था क्योंकि वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बन गए। तो जब मदरसा बोर्ड के आप चेयरमैन बन जाएंगे या किसी आयोग के चेयरमैन बन जाएंगे तो मजबूरी होगी आपकी सरकार की बिना मतलब का सीधा पढ़ना पड़ेगा जी, हुजूरी करनी पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं कि ओवर एंड ऑल सरकार का मजम्मत होना चाहिए। सरकार का मजम्मत इस मामले में होना चाहिए कि इस देश को लगातार वैश्विक स्तर पर जो बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, जो जिस स्तर से हमारा रुपया गिर रहा है, जिस स्तर से हमारा अप्रोच गिर रहा है, पहले हमें चाइना और पाकिस्तान की बात करनी पड़ती थी, अब हमें बांग्लादेश और इंडोनेशिया और श्रीलंका से भी और नेपाल से भी आंखें दिखानी पड़ रही है हमको, और वो हमें आंख दिखाकर चला जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये सरकार जो 11 सालों से केंद्र में, वो सरकार प्रत्येक मुद्दों पर फेल है और उसी की एक कलाई पार्टनर और उसकी सरकार, उनमें से क्या एक बड़ा मुद्दा मुसलमान है? उसमें से क्या एक बड़ा मुद्दा मुसलमान है? मैंने ये कहा मैडम, मुसलमानों की बड़ी आबादी हिंदुस्तान में है। दुनिया में सबसे बड़ी, करीब सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर है। तो उसको आप इलेक्शन से बाहर कैसे कर सकते हैं?
आप उसको इलेक्शन से बाहर से तो कर नहीं सकते। अगर जिस प्रकार से मोहन भागवत जी मुसलमानों से मीटिंग करते हैं तो हमें बेचैनी नहीं होती है जी। तो अगर अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जी या राहुल गांधी जी या ममता बनर्जी जी या दूसरा किसी भी पक्ष का लोग अगर मुसलमानों से मीटिंग करता है, आपको क्यों बेचैनी होती है? आप उसको क्यों कहते हैं सेक्युलर सुमित जी जुड़ गए हमारे साथ में, कनेक्शन चला जाए उससे पहले हम एक बार उनसे वर्डिक्ट ले लेते हैं। ठीक है सुमित जी, शान साहब आ रही हूं मैं आपके पास में। सुमित जी जवाब दीजिएगा सर, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने हैं और मुझे लगता है कि बहुत मुखरता के साथ आप बोलेंगे। अगले 2 मिनट पूरे आपके हैं सर। हेलो, बोलिए सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बोलिए सुमित जी। ठीक है, देखिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग समय समय पर इस तरह की मुलाकातें करते रहते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग, इससे इन लोगों को क्यों घबराहट हो रही है? आज तक इन लोगों ने जो किया है उससे कि एक तरफ से भाजपा का डर ये लोग दिखाते आए हैं एक समुदाय को, और जब हम लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं या उनके साथ मीटिंग करते हैं तो इनको बेचैनी होती है। हमें तो कभी बेचैनी नहीं हुई है इनके इन हरकतों से। ये लोग उनको शुरू से वोट बैंक की राजनीति समझ के इस्तेमाल करके आए हैं। हमने कभी किसी को वोट बैंक की राजनीति की तरह नहीं इस्तेमाल किया है। हमने सब दिन सबका साथ सबका विकास की राजनीति करके आए हैं। हम अगर एक योजना हमारी सरकार लेकर आती है तो वो सभी के लिए लेकर आती है, उसमें ये जस्टिफिकेशन नहीं होता है ये इसके लिए है, इसके लिए है। इन लोगों को बेचैनी बढ़ी हुई है कि जो ये भाजपा का भय दिखा रहे थे एक समुदाय विशेष को, संक्षिप्त समाज को, मुसलमानों को, वो विकल्प टूटते जा रहा है। सुमित जी एक सवाल है मेरा आपसे, हालांकि आपके 2 मिनट पे दखल दे दिया मैंने। सवाल है मेरा, ये मुद्दे सुनिएगा। मुद्दा असम में बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा, देश में होने वाले हेट स्पीच और हेट क्राइम का मुद्दा, बिहार में SIR प्रक्रिया, जातिगत जनगणना, फिलिस्तीन का मुद्दा। पैलेस्टीन को इसमें से डिडक्ट कर दिया जाए, ऊपर के 4 मुद्दों को ले लीजिए। 4 मुद्दे, क्या ये वजह नहीं हो सकती कि कल जो शैंग्रीला में मीटिंग हुई, अखिलेश यादव ने जो मुलाकात करी, उसके बाद बहुत ही तेजी के साथ आपने इस बात को समझा, बीजेपी ने इस बात को डिकोड किया कि भैया कहीं ये 17.7% स्विंग हो गया तो फिर हमारा क्या होगा? रात में ये कोड क्रैक हुआ है, ऐसा है क्या? क्योंकि ये 4 मुद्दे जब वो बुकलेट में ही छप गए सर, जब बुकलेट में ही छाप दिए तो बचा क्या है? हेट क्राइम का भी है उसमें, हेट स्पीच का भी है, बहुत सारी चीजें हैं सर उसमें। ऐसा नहीं है मैडम, SIR से भी आपने कहा, SIR में आप एक चीज बताइए ना मेरे को, सारी डेटा को चुनाव आयोग ने दे रखा। अब मुझे लगता है SIR आप प्रिपेयर करके आए हैं, इसीलिए आप SIR को आपने लपक लिया एकदम तेजी से। सबसे पहले बात आपको जवाब देना चाहिए कि हम लोग बेचैन नहीं हुए। बेचैन RSS की मीटिंग से, मुसलमानों को मीटिंग के साथ हम लोग बेचैन नहीं हुए। क्या आप बेचैन हो रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने मीटिंग किया? हम क्यों क्या आप भाई? हमारे प्रक्रिया है होते रहती है, इसलिए आप लोग बेचैन हो रहे हैं। नहीं, मैं बेचैन नहीं हो रहा। मैंने बोला, शायद आप मेरी बात को सुने नहीं। मैंने बोला कि अच्छी बात है, और मुसलमान एक दुनिया में सबसे बड़ी आबादी में से एक हिस्सा मुसलमानों का भारत में रहता है। तो अगर आप इलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो मुसलमानों को भारत से अलग नहीं कर सकते, और इलेक्शन में मुसलमानों को अलग नहीं देख सकते। तो अलग कौन कर रहा है? कोई पार्टी या किसी पक्ष के लोग, किसी पार्टी या किसी पक्ष के लोगों के साथ मुसलमान का डेलीगेशन मिलता है तो ये उससे बेचैनी वाली बात नहीं। ये तो सुमित जी तय आपको करना है कि क्या जो जात देखकर, धर्म देखकर आप नेम प्लेट टंगवा रहे हैं रोड पर या दुकानों में, वो मुसलमानों के साथ वो भेदभाव आप नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी आप दे पाएंगे? या जब नमाज पढ़ते हुए पुलिस वालों के द्वारा मुसलमानों को मारा जाता है तो उसकी गारंटी आप दे पाएंगे? सरकार वक्फ बिल के नाम पे मुसलमानों की जायदाद हड़पने का प्रयास कर रही है, क्या उसकी गारंटी आप दे पाएंगे? दुनिया भर में और देश भर में जो क्रिटिसाइज हो रहा है आपकी सरकार का कि मुसलमानों का नाम देखकर मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, उसका आंकड़ा आप देखकर क्या उसकी गारंटी आप दे पाएंगे? क्या आप मुसलमानों को ये गारंटी दे पाएंगे? देखिए, ये भ्रम फैलाने का काम आप लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कर रही है। आप लोग इस तरह के भ्रम को फैला रहे थे, और जब ये मीटिंग्स हो रहे हैं और जब इस चीजों को हम लोगों की तरफ से क्लियर आउट किया गया है तो आपको परेशानी हो रही है, आप बेचैन हो रहे हैं। हम तो कहीं से बेचैन नहीं है। हमने पहले भी कहा कि हम लोग इस तरह की मीटिंग्स करते रहते हैं, आपसी समन्वय और कोऑर्डिनेशन होते रहता है। हमने कभी किसी को अलग नहीं माना।
140 करोड़ भारतीय इस देश के नागरिक है, हमारे सरकार के है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते आए हैं। और इस तरह की मीटिंग से बेचैनी नहीं होनी चाहिए। एक समन्वय संवाद है, उनकी क्या समस्या है उसको भी लोग सुनते हैं, और उनका क्या आगे क्या उनकी तरफ से मांग है वो भी हम लोग सुनते हैं। ऐसा तो नहीं है जो इतनी हाई प्रभाव बेचैनी बचनी चाहिए। शाहन साहब जी पूजा जी, वो कह रहे हैं कि तमाम चीजों को लेकर के बेचैनी क्यों है अन्य दलों के अंदर। महेंद्र प्रकाश जी के पास में जाऊंगी। महेंद्र जी, इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद थे कल शंग्रीला वाली मीटिंग में, और भी कुछ लोग उसमें मौजूद थे। मैं नाम पूरा गिनवा सकती हूँ। जावेद जी भी पहुँचे हुए थे, जावेद खान उसमें, और सपा के भी कई जो सांसद थे शंग्रीला की मीटिंग में पहुँचे हुए थे। इमरान मसूद थे, जावेद खान कांग्रेस से, और इमरान प्रतापगढ़ी, ये 3 सांसद वहाँ पर पहुँचे हुए थे। सर, क्या कांग्रेस अपने कोर वोट बैंक की तरफ वापस लौट रही है? और आरएलडी के लिए भी, माफ कीजिएगा, आरजेडी के लिए भी यही सवाल है। सवाल ये कि क्या आप अपने माई इक्वेशन पर वापस लौट रहे हैं क्या? ये आपसे सवाल रहेगा सर, लेकिन उससे पहले महेंद्र प्रकाश जी। आपने बहुत अच्छी बात कह दी। देखिए, मैं तो देख रहा था कि आपने कांग्रेस का मेंशन नहीं किया। हमारी पार्टी में अगर आप आजादी से लेकर के, आजादी से पहले की बात मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि इनको कुछ पता नहीं चलेगा, आजादी के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाई लड़ते रहे हैं, इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, मंत्री बनते रहे हैं, राष्ट्रपति बनते रहे हैं। लेकिन हम कभी भी किसी पार्टी से, किसी संगठन से, किसी धर्म से हम अलग नहीं होना चाहते। हमारी पार्टी के अंदर स्वतंत्रता है। आप सिख धर्म में जाइए, जैन धर्म में जाइए, मुस्लिम में जाइए, हिंदू में जाइए, हमें कोई एतराज नहीं। यहाँ तक कि हमारे जितने ही हमारे नेता राम मंदिर भी जाकर आए, क्या किसी ने एक्सप्लेनेशन किया? हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो हिंदुस्तान की पार्टी है। अब मैं एक छोटी सी बात पूछ लूं, मणिपुर में तो मुसलमान नहीं है, मणिपुर में तो कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार थी। आज साल भर हो गया, न बीजेपी की सरकार वहां संभाल पाई, न केंद्र सरकार संभाल पाई। यही कश्मीर का हाल है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि इलेक्शन कराने के बाद हम इसका स्टेटहुड को रिवाइव कर देंगे। वो कहाँ पहुंच गया? मैडम, इनको देश चलाना ही नहीं आता, इनको सिर्फ एक सड़क बनाना आता है, और उस सड़क के ऊपर झंडे लगाने आते हैं हिंदू मुस्लिम के झगड़े के। आज देश उस स्थिति पे पहुंच चुका है जो इनको भी समझ में आ गया कि हिंदू मुस्लिम हमें अब हरवाएगा। सुमित जी, इस बात सुनकर के कम से कम इतना तो खुश होंगे कि आपने ये स्वीकार किया कि बीजेपी को सड़क बनानी तो आती है। हाँ मैडम, देखिए, कभी हम इस चीज को कैसे अस्वीकार कर सकते? ये सड़क बनाने का कार्य मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था, उनको फिर वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया दूसरा नाम दे करके, चंद्रमुखी, और आज ये सड़कें बना रही है क्योंकि सड़कों में इनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है ना। ठीक है, काम इनको सुमित जी जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा सर, काउंटर है आपका। देखिए, कह रहे हैं कि सड़कें बनाने का काम हमने किया। अरे हमने सबका काम किया है सर। आपके अपने समुदाय के लिए हमने जितनी योजनाएं निकाली, जितने उनको सबल करने का काम हमने किया, हमने उनको कामगार के लिए नई नौकरी योजना दी। आप ये सब क्यों नहीं देख रहे हो? आपको क्यों सड़कें ही दिख रही हैं? और वो भी आपने कहा कि मनमोहन सिंह ने कभी तो क्रेडिट दिया करो, क्रेडिट देकर छीनने का काम मत करो। आप अरे भाई, पूरे हिंदुस्तान को भिखारी बना दिया आपने, सारे हिंदुस्तान को भिखारी बना दिया। आप खैरात बांटते घूमते हैं, 80 करोड़ लोगों को अगर आप खाना नहीं देंगे, अरे भाई उनके रिवाइवल के लिए क्या किया, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया? व्यवस्था बन रही है भारत, ऐसे आप नहीं बोल सकते। विश्व की तीसरी भर्ती व्यवस्था में भारत बन रही है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ काम हुआ है, हमने काम करके दिखाया है। आप इस तरह से बोल रहे हो, आप खुद भी सच्चाई बता रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बड़े गर्व से कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाता हूँ। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम क्या एक्सेप्ट करें, क्या ना करें भाई? आप तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। 70 साल में कोई विकास ही नहीं हुआ। आप तो नेहरू से लेके आज मोदी तक कहते हैं। आरजेडी के पास में जाऊंगी। शाहन परवेज साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शाहन जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या आरजेडी माई फैक्टर पर वापस लौट रही है? मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन? पूजा जी, मैं आपके शब्दों से बहुत इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ और मैं माफी चाहता हूँ इस बारे में भी। मैं माई फैक्टर की बात ही नहीं करती हमारी पार्टी। मैंने कहा कि अगर बिहार में जातीय जनगणना होगा, और हमने कहा और हम कोर्ट तक गए, हमारी सरकार जब रही 17 महीनों में, तो हमने इसका पुरजोर पहल करा और हमने ये तय किया कि केवल बिहार नहीं, जातीय जनगणना की मांग पूरे देश में होनी चाहिए।
और हमें खुशी है इस बात की कि पूरे देश में इस बात को कई पार्टियों ने और कई नेताओं ने इस बात का स्वागत किया। तो बिहार ने जातीय जनगणना का जो रोड मैप बनाया, हम उसके पुरजोर योद्धा रहे। और अगर जातीय जनगणना से होता है और अगर जातीय जनगणना की कैपिंग को बढ़ाई गई और हमारी सरकार जिस दिन आएगी, तो ये समझ लीजिए कि जातीय जनगणना का 65%, 70%, 70% तक लेके जाएंगे। उसमें बताइए कितनी जातियां आती है। और आप केवल हमें सीमा में तय करना चाहते हैं, मुसलमानों के बीच में, यादवों के बीच में। अगर वो जातीय जनगणना होती है, उसमें अनेक जातियों के लोगों को लाभ मिलेगा। सुमित जी इन्हें फिंगर रेज करी थी काउंटर के लिए। सुमित जी बोलिए। ये माइक के तरफ भी ले जा रहे हैं। तो अगर सरकार चाहती, अगर सरकार नहीं, अभी पूजा जी 10 सेकंड और बोल लूं मैं कि सरकार लगातार प्रधानमंत्री जी दावेदारी करते हैं या भाषणबाजी करते हैं। जी मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद अगर आप बोलवा लें तो। सुमित जी सुन लीजिए, सुमित जी सुन लीजिए, सुमित जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आप। बीच से इंटरप्ट करके बात को करेंगे तो कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी। सुमित जी सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी जातीय जनगणना के पक्षधर है और जातीय जनगणना का जो कैपिंग बढ़ेगा, हम जब कोर्ट गए हैं और हम जब सरकार में आएंगे हम ये काम करेंगे। और जब कैपिंग बढ़ेगा तो उसका लाभ अनेक जातियों के लोगों को होगा। और बिहार के लगभग लोगों को आपका फोकस किस पे होगा? इस बात का लाभ मिलेगा। आपका फोकस अभी किस पर होगा? मैंने कहा कि सामाजिक भागीदारी वो तो जब होगा सर तब होगा। अभी बताइए आपका फोकस अभी किस पर होगा? हमारा यही फोकस है कि 65% जातीय जनगणना होना चाहिए। हम ठीक है। सरकार से चले गए, सुमित जी का काउंटर है। सुमित जी कुछ बोल रहे हैं। और जातीय जनगणना पे रोक लगा दिया गया। सुमित जी कुछ बोल रहे हैं। मोदी जी अगर जो भाषणबाजी कर रहे हैं सबका साथ, जातीय जनगणना के लिए जब केंद्र में डेलीगेशन मिलने गया था तो बिहार से भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेट केंद्र में गए थे। माननीय जिला ग्राम मुख्यमंत्री है, ये समय भी हमारा एजेंडा था। केंद्र में भी हमारी सरकार। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ माइक फैक्टर की, मैं बात आपसे कर रही हूँ मुस्लिम फैक्टर की। आप जातिगत जनगणना को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, जातिगत जनगणना जब होगी, आपकी सरकार जब आएगी तब आप वो करेंगे, कैपिंग बढ़ा लेंगे, तमाम बातें हो जाएंगी। अभी मौजूदा इलेक्शंस की बात कीजिए। मौजूदा इलेक्शंस में फोकस किस पर है? दलितों पर है, पीडीए के फॉर्मूले पर है, या फिर मुस्लिम्स पर है, या आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं? शाहान साहब की आवाज को थोड़ा सा रेज कीजिएगा। बोलिए शाहान जी। भी लास्ट में आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि जो मुस्लिम डेलीगेशन गई है आज मिलने के लिए, उसमें कई पॉइंट्स में से एक पॉइंट जातीय जनगणना का भी है। इसलिए मैं जातीय जनगणना की बात कर रहा हूं क्योंकि ये सरकार जातीय जनगणना की बात नहीं कर रही है। और आप मेरी पार्टी को या हमारे एलआई को अगर आप सिर्फ 2 जातों में या माई समीकरण में बांट कर देखना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति है इस बात से। मैं कहता हूं कि अगर जातीय जनगणना होगा उससे अनेक बरादरी जात के लोगों को लाभ होगा और करीब करीब बिहार के 90% लोगों को लाभ होना है इससे। सुमित जी, और मैं चुनौती देता हूं आज आपके कैमरे पर बैठ के कि जिस प्रकार से मोदी जी लगातार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ और सबका विकास उनकी मंशा होती करने की तो बिहार में जातीय जनगणना पे रोक नहीं लगाने वाले लगाया गया होता। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, शमून काजमी जी, उनके पास भी मैं जाऊंगी लेकिन उससे पहले सुमित जी का काउंटर है। सुमित जी बोलिए। में समझा रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने कहा कि जातीय जनगणना जब हो रही थी या जिस डेलीगेशन भारत सरकार में गए थे मिलने, सर आप लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है कि डिबेट खत्म होते होते थोड़ा सा पथभ्रमित हो गए हैं। शमून जी के पास में जाऊंगी। शमून जी, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये कि आपने एजुकेशन का जिक्र किया, यहाँ पर शाहान परवेज जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी एजुकेशन बेटर है इसलिए शायद आप ये कह पा रहे हैं, और उन्होंने आपके पद का भी जिक्र किया है कि आपके पास ये पद मौजूद है, शायद इसलिए ही आप बीजेपी की तारीफ कर पा रहे हैं। ये आपके मन की बात ना होकर के मजबूरी की बात है। इन लोगों ने देश को आजाद हुए आज 76 साल हो गए। इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा, लड़ते और हाथ में तलवार भी नहीं। ये उठा के देखे अपने 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 नेताओं का हाल के लालू यादव जी या जो इनके नेता है कहाँ से चले, वो सत्ता से जुड़ के कहाँ पहुंचे और ये कहे के लिए सारे काम कर रहे हैं। तो फिर इन्हें चाहिए कि अपने जंगलों में जाके काम करें। अगर आज भारतीय जनता पार्टी मुझे अध्यक्ष के पद पे लाके बिठा दिए, मैं मुसलमानों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उन्हें मेन इस चीज से जोड़ रहा हूँ, तो इन्हें परेशानी हो रही है। क्यों परेशानी हो रही भाई? आप मुझे बताइए कि इन्होंने जो काम किया, इन्होंने तो मुसलमानों को कुछ दिया नहीं। उनके वोट 100% लिए। इन्हें तो कम से कम एहसास करना चाहिए
कि क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर आज शान परवेज साहब कुछ बोल रहे हैं, आवाज खोलिएगा उनकी। एक मुसलमान अगर अध्यक्ष की हैसियत से आता है मदरसा बोर्ड के, और वो बोर्ड में आने के बाद मूलचूल परिवर्तन करता है, उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास करता है, तो ये प्रयास किसका है? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि वो मुसलमानों को वोट बैंक नहीं मानते, वो उन्हें देश का नागरिक मानते हैं। उन्होंने काउंटर है आपका, बोले सर। सर क्लोजिंग टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद में टाइम नहीं दे पाऊंगी, बोले सर। ये अपनी जगह में किसी मुसलमान को वो लीड देंगे जो जिसको ये बैठे हैं? ये 5% वाले लोग, ये 18% वाले लोगों को अपना अधीनस्थ बनाते हैं, उनका वोट लेते हैं। क्या आज मुसलमानों को नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने 80% 100% वोट दिया, और इन्होंने क्या दिया? उन्हें भुखमरी। पूजा जी बोलिए सर, परवेज जी बोलिए। एहसास होना चाहिए। मैं पहले इनको चुप करा लीजिए क्योंकि क्लोजिंग हो गया। कोई और आता तो ये कहता कि बेगैरत है, ये बेशरम है ये लोग कि मुसलमानों को वोट पूजा जी और राजा बन जाते हैं। आप आईना देखिए ना, पार्टी जनता पार्टी का प्रधानमंत्री साहब, आप मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सुनिए पहले, सुनिए कासिम साहब, सुन लीजिए। अरे आप मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष आज तक, सुनिए, अरे कासिम साहब सुन लीजिए ना, जब आप बात छेड़ दिए तो सुन लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। सुमित श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़े, शान परवेज प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, महेंद्र प्रकाश जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और मुफ्ती शमून कासमी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए थे। तस्वीर तासीर आपको तय करनी पड़ेगी कि आखिरकार जो तस्वीर दिखाई जा रही है, क्या उसकी तासीर भी सेम वैसी है जैसी होनी चाहिए, या जैसी तस्वीर है? ये तय आप कीजिए कि गले लगा रहे हैं, शरीर तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या दिल मिल पा रहे हैं? ये आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा दल दिल मिला रहा है, कौन सा दल दिल से दूरी बना रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम हैं सच की आवाज़।